मेन क्या है कि रंजीत भैया के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि लड़के ये शिकायत करते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ का झूठा शिकायत वहाँ, झूठी बात वहाँ पहुंचती है। हम लोग पढ़ाने वाले हैं एकदम ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि प्रचार कर दे पढ़ाए ही नहीं। बहुत दुख भी होता है। एक चैनल है जिसका नाम है मिशन 50 IAS। उस पर हमने कहा है कि वही लोग आए जो कम से कम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बीपीएससी का दिए हुए हों। जिनको कोई अनुभव नहीं है उसको क्यों लाया जा रहा है इस पे? इतना सारा शिकायत आते रहते, ये कोचिंग ठग लिया, ये कोचिंग ठग लिया। हम भी उसी में शामिल हो जाएं? ऐसा होगा तब जब इस संस्थान के हेड जो है वो IAS अधिकारी हैं, एक रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं, अच्छा लगेगा ये सारा जिम्मेदारी कौन सा है? मैनेजमेंट का है। मना किया कि अगर प्रचार करना है तो रात में 8 बजे के बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में ही प्रचार कर देते हैं। और कितने लड़के थे? 3 लोग ऑनलाइन थे, सिर्फ 3 लोग। 2 बार आप लोगों का क्लास हम छोड़ दिए हैं, 2 बार। मेन क्या है ना कि समय आप लोगों ने दोबारा मौका देगा ही नहीं। इतनी सबका पढ़ने का ना एक समय सीमा होता है। 2 साल कस के पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग खुद मन नहीं करेगा। शुरू करें ना? आज जो टॉपिक, कल उद्योग में, कल लोहा इस्पात में कोई दिक्कत है आप लोगों को? वही लेकिन मेजर रहेगा, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। दूसरा देखिए एल्यूमिनियम उद्योग है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य ओर है, अयस्क है, वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। कहीं कहीं ना आपको एल्यूमिनियम दिखाई देगा और कहीं कहीं एल्यूमिना शब्द दिखाई देगा किताब में। तो एल्यूमिनियम का ही अयस्क जो है एल्यूमिना भी है। तो बॉक्साइट से कभी एल्यूमिना तैयार किया जाता है, फिर एल्यूमिनियम निकाला जाता है। और इस उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एनर्जी, पावर, ऊर्जा चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल आए कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, तो एल्यूमिनियम को ही याद रखेंगे। क्योंकि 1 टन एल्यूमिनियम तैयार करने में लगभग 18,000 किलोवाट एनर्जी की आवश्यकता है। 1 घंटा में लगता है। 1 घंटा में लगभग 18,000 किलोवाट एनर्जी रहेगा, तभी एल्यूमिनियम उद्योग सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो विद्युत का बहुत ज़्यादा ये खपत करता है, बहुत कंज्यूम करता है विद्युत का। और एल्यूमिनियम क्या है? अब जैसे देखिए, इसको ऐसे मत समझिए, आप लोग सब एल्यूमिनियम के बारे में जानते होंगे। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? एक तो उपयोग याद रख लीजिएगा, और भारत में कुछ कंपनियां जो हैं वो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में लगी हैं। तो उस कंपनी को भी और उस उद्योग केंद्र को भी हम देख लेंगे। और मैप है, मैप के माध्यम से आपको याद भी हो जाएगा। तो उपयोग क्या हो सकता है? हाँ, जैसे ऑटोमोबाइल में हो गया। ऑटोमोबाइल, हाँ, ऑटोमोबाइल हो गया। उसके बाद वायुयान निर्माण में, वायुयान उद्योग में, हाँ, बिजली वगैरह में हो गया। क्लियर है? उद्योग क्लियर है, इस पर ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा यूनिक उद्योग उपयोग रहता तो हम लोग पढ़ भी लेते। और भारत में ये जो उद्योग है आज़ादी के बाद से, कल आप लोग जो पढ़ रहे थे ना, कल जो आप लोग पढ़ रहे थे कि 1948 में भारत में औद्योगिक नीति की शुरुआत कर दी गई थी। तो उसमें एल्यूमिनियम उद्योग को भी ध्यान में रखा गया था। एल्यूमिनियम उद्योग को भी ध्यान में रखा गया था। इससे पहले जो एल्यूमिनियम लगा था कारखाना, वो प्राइवेट सेक्टर में लगा था, प्राइवेट सेक्टर में लगा था। लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी का ये वाला कॉलम याद रखेंगे। कौन कौन सा? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडाल्को। ये वाला कॉलम एनसीईआरटी वाला याद कर लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सवाल पूछा जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पहले पूरा समझिए। हम मैप मैप भी रखे हैं। मैप ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन समझ जाइएगा कहाँ पे हिंडाल्को, इंडाल्को, नाल्को वगैरह है।
तो एल्यूमिनियम उद्योग जो है, एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग है, जो हम लोग पिघलाते हैं, जो गलाते हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का होता है। जंग लगता है एल्यूमिनियम में? नहीं, जंग नहीं लगता है। उष्मा का सुचालक है, कुचालक नहीं है, सुचालक है। लचीला भी है और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको अधिक कठोर बनाया जा सकता है। इसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग जानते भी हैं पहले से। इंट्रोडक्शन में वैसा कुछ है नहीं, यानी कि 9वीं क्लास के बच्चे के लिए ये दिया रहता है एनसीईआरटी में। 9वीं वाला नहीं मालूम उसको कि सुचालक है कि कुचालक है, सब बताना पड़ता है कि उसमें विद्युत जो है वो प्रवाहित हो जाएगा। आप लोग सब समझते ही होंगे। लचीला भी है। अब देश में एल्यूमिनियम का जो संयंत्र है या उद्योग केंद्र है वो भारत में उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सब राज्यों में है। आप लोग बता सकते हैं कि भारत में वो राज्य जो बॉक्साइट के मामले में सबसे ज्यादा धनी है, रिच है? उड़ीसा। उड़ीसा, ओडिशा ध्यान रखेंगे। भारत में जो उड़ीसा है वो बॉक्साइट के मामले में सर्वाधिक संपन्न है। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ है, वो भी बहुत ज़्यादा संपन्न है। उसके बाद झारखंड, झारखंड, तमिलनाडु का जो जगह है सलेम, जहाँ पे सेवरोई की पहाड़ी है, वहाँ से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। तो इन सभी जगहों पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना हो गई है। जैसे कल आप लोग नहीं देखे थे कि लोहा और इस्पात उद्योग वहीं पे लगा है जहाँ पे कोयला भी है, जहाँ पे लोहा भी है ना। तो क्योंकि ये सब क्या होता है, ये वजन ह्रास उद्योग होता है। जैसे इसका जो अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट, इससे एल्यूमिनियम निकल रहा है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालना बहुत खर्चीला भी काम है, अशुद्धि बहुत होता है, इम्प्यूरिटीज बहुत ज़्यादा होता है, अशुद्धि बहुत ज़्यादा होता है। तो अशुद्धि के कारण क्या है कि निकालना जो है महंगा भी पड़ जाता है। इसी कारण से एल्यूमिनियम उद्योग आप देश में कहीं भी देखिए वो सब कहाँ पे है, बॉक्साइट वाले क्षेत्र में ही है। इसी के केंद्र में उद्योगों की स्थापना की गई है। बिहार इसके लिए ना बिजली का सप्लाई ही नहीं दे पाएगा बिहार में इतना। अब देखिए भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का जो कारखाना है उसका सब नाम है। जैसे कल आप लोग टिस्को इसको पढ़ रहे थे, तो एक है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये झारखंड में मुरी नामक स्थान पे अपना केंद्र लगाई, कारखाना लगाई है। केरल के अलवाय, अलवान है, अलवाय, बेसूर बंगाल में है और बेलगांव कर्नाटक में है। इन जगहों पे एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। जो इंडाल्को कंपनी है, इंडाल्को याद रखिएगा, इन जगहों पे एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। उसके बाद दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को में सहयोग किया यूएस से, हिंडाल्को में सहयोग किया यूएस से। तो कोई देश क्यों सहयोग करेगा, कोई देश क्यों सहयोग करेगा? क्योंकि उसको यहां से एल्यूमिनियम चाहिए होगा। तो यूएस को भारत से एल्यूमिनियम चाहिए, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उसको एल्यूमिनियम की सप्लाई करती है। देखिए भारत में जो एल्यूमिनियम है, क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट है, इस कारण से एल्यूमिनियम उद्योग के लिए भारत में बहुत अच्छा आदर्श कंडीशन है, हो गया है। अब सवाल ये हो जाता है, जैसे भारत में एल्यूमिनियम निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाएगा, तो भारत का भी अपना एक हित है इसमें कि हम निर्यात करेंगे और निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाएंगे। तो यूएस भारत में निवेश किया है हिंडाल्को में, ताकि वो अपने यहाँ एल्यूमिनियम भारत से मंगा सके। और यह कारखाना कहाँ पे है हिंडाल्को का? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, इसको आप लोग विजुअलाइज कर लीजिएगा। जो हिंडाल्को है वो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। यानी कि अब देखिए सबसे उत्तर में दिख रहा है ना ये वाला, किसी तरीके से इसको फिट कीजिए, किसी तरीके से इसको फिट कर लीजिए कि जो रेणुकूट है वहां पे हिंडाल्को है। उसके बाद मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, ये है इटली के सहयोग से, और मेटूर तमिलनाडु में, इसी का नाम कई जगह किताब में ना आपको सलेम दिखाई देगा, कई जगह सलेम। तो सलेम के पास ही मैटूर है, और सलेम के पास जो पर्वत है, पहाड़ी है, जिसका नाम है शेवरॉय, शेवरॉय। और शेवरॉय की पहाड़ी जो है वो धात्विक खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा संपन्न है। इस कारण से यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट
का भंडार है, बॉक्साइट का भंडार है। तो यही वजह है कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इटली के सहयोग से लगाई गई है मैटूर में, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का कारखाना लग गया है। याद हो गया? दोनों दोनों याद हुआ? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखिए टीचर लेवल का ही है, यही यूपीएससी रहता तो इस उद्योग के पीछे क्या कारण रहा है, फैक्टर रहा है, वो सब पूछा जाता, और भारत में एल्यूमिनियम निर्यात की क्या संभावना है वो भी पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों को बस केवल कारखाना का नाम याद रखना है। तो इटली, कहीं कहीं जोड़ दीजिएगा, जैसे हिंडाल्को को अगर हुंडाल्को कर दीजिएगा तो उसमें यूएस ऑटोमेटिक ना जुड़ जाता है, नहीं जुड़ जा रहा है। तो ठीक वैसे ही हर शब्द में ना कुछ कुछ जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा हो गया बाल्को। बाल्को क्या है? रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एक नाल्को है, फ्रांस के सहयोग से, और इसकी स्थापना अंगुल और दामन जोड़ी उड़ीसा में किया गया है। तो जैसे यहाँ पे दो जगह है ना, तो एक जगह एल्यूमिनियम का गलाने का काम किया जा रहा है और एक जगह एल्यूमिनियम तैयार किया जा रहा है। तो अंगुल और दामन जोड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बस यही आपको इतना याद ही करना है। भारत में ये सब जो कारखाना है वो अलग अलग राज्यों में लगाया गया है। देखिए ये जो माल्को दिख रहा है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, ये तमिलनाडु के सलेम में दिख रहा है। कहाँ पे है? मैटूर में है, मैटूर में है। और उसके बाद एलवॉय में क्या है? इंडाल्को है। नाल्को उड़ीसा के कोरापुट में है, हिंडाल्को हीराकुड में है, बाल्को कोरबा में है छत्तीसगढ़ में, और हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में है। ये सब कारखाना याद कीजिए, एक बार आप लोग गौर से याद कीजिए, कहीं ना कहीं किसी पे फिट कीजिए। जैसे बाल्को दिख रहा है ना कोरबा में, तो कल हम बताए थे आप लोगों को लोहा और इस्पात कारखाना कौन सा है यहाँ पे? भिलाई, भिलाई है ना, BHILAI, भिलाई। तो भिलाई से बाल्को जुड़ जा रहा है। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग भिलाई, और बी से बाल्को, किसी तरीके से जोड़िए। उसके बाद नाल्को जो है वो उड़ीसा में स्थित है, कोरापुट में। अब इसको भी किसी भी तरीके से फिट कीजिए ताकि याद रहे, क्योंकि यहाँ पे तो राउरकेला है, तो यहाँ पे आर दिख रहा है, तो कोई एक शहर का भी नाम हो सकता होगा। एटलस में देखिए कुछ दिख रहा है वैसा, पिन पॉइंट कर लीजिएगा। और दो तीन भी याद रहेगा तो बाकी उसको आप लोग छांट सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबका ट्रिक ही बने। कम से कम ये भी छट जाएगा ना, रेणुकूट वाला भी छट जाएगा तो निकल जाता है कि वही होगा। हुंडाल्को यूएस के सहयोग से लगाया गया है, और H4 हीराकुंड और H4 हिंडाल्को, ये तो सिमिलर है, ये भी याद हो जाएगा। आप एटलस में मार्क कर रहे हैं, दिख रहा है सारा, मतलब सब देखते रहिएगा। जितने भी लोगों के पास एटलस है उस पर कुछ मार्क कर दीजिए कि आप वहां से गो थ्रू हुए हैं। एक आध ऐसे रंग लीजिएगा। जैसे हुंडाल्को यहाँ यूएस कर दीजिए, एटलस में ही यूएसए के सहयोग से लगाया गया है। हिंडाल्को यहाँ भी है, रेणुकूट में भी है। अब देखिए फिर से याद कीजिए, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ कहाँ अपना संयंत्र स्थापित की है? झारखंड में। कहाँ पे? मूरी में। तो बेसिकली यहाँ पे मूरी में क्या है? मूरी में एल्यूमिनियम तैयार नहीं होता है, मूरी में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है और इसको फिर कारखाना में भेजा जाता है। ठीक वैसे ही जो एलॉय है, यहाँ पे भी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है और बाद में ये कारखाना में भेजा जाता है। ठीक वैसे ही कर्नाटक का जो बेलगांव है, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम निकलता है, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इन जगहों पे बॉक्साइट का निष्कर्षण करती है ताकि एल्यूमिनियम निकल सके। इंडियन के बाद आ गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है और हीराकुड उड़ीसा में भी है। इसका 2 संयंत्र स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यूएस के सहयोग से, ये याद हुआ। उत्तर प्रदेश से कौन थी? आपको याद हो गया, हिंडाल्को। और मद्रास वाला तो बहुत कॉमन नाम है, एम फॉर मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये मैटूर में तमिलनाडु में है और ये इटली के सहयोग से लगाया गया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद बाल्को, बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में है
और बालकों को आप कैसे याद कर रहे हैं? भिलाई से, BHI, तो भिलाई के नाम से आप लोग उसको कॉमन फिट कर दिए हैं। अब मियाल्को इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा इटली का मैटूर। और उसके बाद बच गया नालको। नालको 2 जगह है, अंगुल में है और दमनजोड़ी उड़ीसा में स्थित है, फ्रांस के सहयोग से। जो बच गया वो फ्रांस वाला बच गया और उड़ीसा वाला बच गया। तो भारत में यही एल्यूमिनियम का इतना संयंत्र लगाया गया है। इसी को आपको याद रखना है। केवल यही बॉक्स पूछा जाएगा NCERT वाला, केवल यही बॉक्स आपको ध्यान में रखना है। यही पूछेगी कि हिंडाल्को कहाँ स्थापित है। घटना चक्र देखिए जरा, उसमें क्या सवाल दिया गया है, तब बताते हैं। और घटना चक्र किसी के पास नहीं है? PDF में देखिए, उद्योग वाले कॉलम में क्या सवाल पूछा गया है। अगर ज्यादा पूछा गया तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। किसी के पास नहीं है? टेलीग्राम में जाकर देखिए, उसमें तो डाले ही थे ना। देखिए इस पे और बता देते हैं, नहीं तो फिर इसको इतना आप लोग को छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि आप लोग यही बस बॉक्स याद कर लीजिए फिलहाल TRE 4.0 के लिए, कंपनी जहां जहां है वो जगह। नहीं 11th का होगा, घटना चक्र तो सबका है UPS, ये 11th का है, 11th का है, 11th का है इंडिया। हाँ ये तो ओल्ड वाले का है, ओल्ड NCERT का। आपके पास न्यू है ना, मतलब ये न्यू वाला है ना, तो ओल्ड वाला है ना ये वाला, इसीलिए तो आपको वो नहीं मिल रहा होगा। एक भारत का है और एक फिजिकल ज्योग्राफी होगा, है ना। तो देखिए किसमें है। कोई नहीं, PDF या PPT ले लीजिएगा, इसको बस याद कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। 1 2 3 4 5, पहले इसी को इतना याद रखिएगा। पहले देखिएगा भारत में ये कंपनी कहाँ कहाँ पे केंद्र लगाई है, और तब जो हो ये सब याद कीजिएगा। कभी भी याद करने का काम है ना, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ये नहीं कि पूरा 100 फैक्ट है तो एक ही बार याद नहीं होगा। अब आ जाते हैं वस्त्र पे। भारत में वस्त्र उद्योग, तो भारत में वस्त्र उद्योग आप लोग कोई बता सकता है कब से शुरू हुआ होगा? हाँ वो तो है, लेकिन आप लोग इतिहास जब पढ़े होंगे तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते होंगे। तो यानी कि भारत में क्या है, वस्त्र उद्योग बहुत पुराना है। इसका पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए कि दिखाई देगा, जब सिंधुवासी कपास का उत्पादन करते थे। तब मतलब तब उस स्तर पर जनसंख्या नहीं होगी, तो लोग व्यक्तिगत यूज के लिए कपड़ा बनाते होंगे। तो भारत में वस्त्र उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही इस उद्योग का विकास, इस वस्त्र बनाने की जो परंपरा है इसका विकास हुआ है। लेकिन आधुनिक तरीके से भारत में पहली बार 1818 में वेस्ट बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में एक कंपनी लगाया गया था। फोर्ट ग्लास्टर में एक कंपनी लगाया गया, जो क्या हुआ, फेल कर गया, जो असफल हो गया था। उसके बाद दूसरा प्रयास किया गया 1851 में, और यह भी फेल हो गया। और भारत में पहली बार 1854 में, 1854 में मुंबई में पहली बार सूती वस्त्र का आधुनिक कारखाना, मतलब मशीन लगाया गया, जो कि सफल रहा। कवासी डाबर के द्वारा लगाया गया था। तो मुंबई में 1854 में, इसका नाम था मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, है ना, जो वस्त्र का उत्पादन करेगी। तो खैर कंपनी का नाम याद नहीं रखना है। तो 1854 में पहली बार भारत में कपड़े का सफल कारखाना लगाया गया था। लेकिन फोर्ट ग्लास्टर भी पूछा जाता है। अगर देखिए सवाल रहेगा कि भारत में कब कारखाना लगाया गया, उसमें सफल असफल कुछ नहीं लिखा है। तो भारत में पहला कारखाना लगा 1818 में। अगर यह जिक्र रहे कि असफल रहा सफल रहा, तो उसके अनुसार आप लोग ईयर को चुन लीजिएगा। 1854 में जो कारखाना लगा है वो सफल रहा, यानी कि वो उससे कपड़ा तैयार हो गया। 18, हाँ तो वही तो बता रहे हैं कि पहला सफल और पहला असफल। तो पहला बीच वाले का नहीं पूछता है, आपका ध्यान इधर ही है। हाँ तो सफल, लेकिन फर्स्ट रहेगा तो 1818। भारत में वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में लगा था,
जो फेल कर गया, दिया है ना? हैं? हाँ, 1853 में दे दिया था। तो जो उद्योग है ना वो 6 महीना में नहीं लगता है, किसी भी स्तर पर लगे तो साल भर लग ही जाता है। तो 53 भी रहेगा तो सही है। 1854 में क्या है, 54 में उद्घाटन कर दिया हुआ, कपड़ा निकलने लगा है, लेकिन लगाने की प्रक्रिया 1-2 साल पहले से चल रही होगी, तो कहीं उसमें मेन, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं 54 में क्या है, जैसे कोई संस्थान कोई कारखाना ओपन हो जाए तो माना जाता है कि 1854 से वो चालू हो गया है। तो 1854 से क्या है, इसका जो कपड़ा है बाजार में चला गया, मार्केट में। 53 दिया है, दो मतलब दो डेट दिया हुआ है 53 भी, लेकिन 53 में जो कारखाना लगाने का स्टार्टिंग कर दिया गया था, 54 में कपड़ा प्रोडक्शन तैयार, मतलब कपड़ा मार्केट में पहुंच गया था। हम भी देखे हैं 53 का किताब में, बुक में 53 भी देखे हैं, लेकिन 53 में वो संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था, और इसे 54 में जो है कपड़ा निकलना शुरू हो गया था। 1-8 साल चलता है, 1-8 साल चल जाता है, 1-8 साल चल जाता है। अब वास्को डी गामा का ही 2 डेट नहीं मिलता है, कई किताब में देखिएगा तो 17 मई 1498 और कई में 20 मई 1498, दोनों डेट दिखता है। आप एस के पांडे की किताब को देखिए तो 17 मई दिया हुआ है उसमें, और बाकी किताब देखिए तो उसमें 20 मई दिया है, तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए कोई भी। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना लगा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा है, कहाँ पे, फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में है, जो कि फेल हो गया, असफल रहा था, चला नहीं, बंद हो गया, असफल रहा। भारत में अभी भी आप लोग नहीं देख रहे कितनी कंपनी आ रही है और फेल हो जा रही है। फोर्ड नाम की एक मोटर वाहन कंपनी थी ना, जो 2 साल पहले दिवालिया हो गई, फोर्ड का जो नहीं गाड़ी खूब, और अमेरिका में है, वो दिवालिया हो गई, बंद हो गई वो कंपनी। बहुत सारी कंपनी तो बंद, जैसे आप लोग ये देखे होंगे ना, क्या नाम था उसका, एयरटेल के साथ एक एयरसेल भी था, है ना, उसके अलावा और भी। तो कंपनी तो स्टार्ट हुई लेकिन बंद हुई, तो ठीक है वैसे ही कंपनी स्टार्ट हुई लेकिन फेल कर गई, बंद हो गई। अब देखिए कहाँ 1818, उस समय इसको हो सकता है कि बिजली का इशू होगा, उस तरीके से स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा होगा, कपड़ा मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहा होगा। अब उस टाइम हाथी से लोग कपड़ा पहुंचाते होंगे या जानवर के सहारा से पहुंचाते होंगे, टाटा मोटर्स का तो ट्रक नहीं था कि लाद दिए पहुंच गया मार्केट में। तो तमाम तरीके से बाध्यता होगी, इस कारण से चल नहीं पाया। कोई भी उद्योग लगता है तो उसके प्रोडक्ट का जब तक मांग नहीं रहेगा ना, अगर मांग नहीं है तो वो उद्योग चल ही नहीं पाएगा, कितना भी बढ़िया कुछ भी रहे, मांग नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगा। आपका क्या था, क्लाइमेट वाला हम एक शब्द सुने, कहाँ गई क्लाइमेट? अब देखिए क्लाइमेट का क्या रोल है। भारत में कौन सा जलवायु है, सब ट्रॉपिकल मानसून, हम लोग इसको उपोष्णीय मान लीजिए, उष्णी कहते हैं, जो कर्क रेखा के दक्षिण में है ट्रॉपिकल कह देते हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो इस जलवायु के कारण भारत में कौन सा फसल ज्यादा अच्छा होता है, कपास। क्या है, कपास। और इस कपास के लिए साल में 200 दिन सूर्य की मात्रा मिलनी चाहिए, कपास के लिए 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, पाला रहित यानी कि ठंडा नहीं, ऐसा ना हो कि रसिया में लगा दे, कनाडा में, तो वहां क्लाइमेट ही नहीं है। तो भारत में कपास उद्योग या वस्त्र उद्योग के विकसित होने के कारण क्या है कि इसका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, कपास उपलब्ध है, और यही कारण है कि भारत में इस जलवायु का प्रभाव वस्त्र उद्योग पर पड़ा है, वस्त्र उद्योग पर पड़ा है। यही आप कनाडा देख लीजिए, तो कनाडा में इस प्रकार की जलवायु नहीं है, इस कारण से वहां पे ये उद्योग विकसित ही नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जलवायु भी अच्छा, आपका शब्द बढ़िया था, नोट कर लीजिएगा कि वस्त्र उद्योग पे भारत में जलवायु का भी प्रभाव पड़ा है। वस्त्र उद्योग पर भारत में, जैसे सवाल रहे कि निम्नलिखित में से किस उद्योग पे जलवायु का भी प्रभाव रहे, किस उद्योग पे जलवायु, और उसमें देखिए उसमें क्या आ जाएगा, जैसे एग्रो प्रोडक्ट कुछ भी रहे, चाहे वो जूट रहे चाहे वो चीनी रहे, उन सब पे जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। गन्ना के लिए भी तो जलवायु ही चाहिए, तभी तो गन्ना होगा, चीनी निकलेगा। तो जितना भी एग्रो इंडस्ट्री टाइप में आपको दिखाई देगा उन सब पे जलवायु का। लेकिन क्या भारत में जलवायु का प्रभाव लौह इस्पात उद्योग पे है? नहीं है। एल्युमिनियम पे नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए, कहीं जहां कहीं भी एग्रो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे, चाहे वो कपास चाहे वो चीनी, वो सब जलवायु से प्रभावित रहेगा। ठीक है,
मतलब भारत में तो ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ज्योग्राफी में एक और पढ़ना है, रहन सहन भी। तो रहन सहन में जितना भी इक्वेटर के आसपास में, यानी कि कर्क और मकर रेखा के आसपास, इन दोनों के बीच में बना दिया जाए, मेनली भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों के जो भी लोग हैं उनको मैदा पचाने में दिक्कत होता है। नहीं, गर्मी नहीं यहाँ का, हाँ क्लाइमेट ही वैसा है। तो यहाँ के लोगों को ना मैदा का पाचन करने में दिक्कत होती है। आप जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाइएगा मैदा उतना ही यूज होता है। जैसे बर्गर नाम का जो खाना है, ये कहाँ है? यूरोप में है, अमेरिका में है बर्गर। पिज्जा तो आ गया है, लेकिन भारत में आप, क्या आप में से कोई 30 दिन पिज्जा खा सकती हैं? 30 दिन खा सकती है क्या कोई? नहीं ना। ऐसा नहीं कि सुबह में पिज्जा शाम में भी पिज्जा, ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा। तो यही, लेकिन लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जाइएगा ना, चाहे ब्रिटेन में चाहे यूरोप में कहीं पे भी, तो आपको बर्गर दिखाई देगा। लेकिन वहाँ पाव रोटी बहुत ज़्यादा मिलता है, चाहे वो बन के रूप में मिले, चाहे वो बर्गर बन के रूप में, अलग अलग प्रकार का। तो मैदा पचाने, अब देखिए, अब भूगोल का ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है, ये पढ़ाएंगे तो बहुत मन लगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो खैर, खान पान का जो प्रभाव है बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी लेंगे क्लास, कभी मतलब पूरे विश्व में समझा देंगे क्यों कहाँ पे लोग मांस खाते हैं और क्यों कहाँ पे लोग शाकाहारी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये विवाद तो हमेशा चलते रहता ना, इसको भूगोल से बहुत बढ़िया समझाया जा सकता है। यहां तक कि शराब वगैरह का भी भौगोलिक प्रभाव है। अब चल जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन भूगोल में पढ़ना है। आते हैं वस्त्र उद्योग पे। तो भारत में वस्त्र उद्योग जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और इसका जो रॉ मटेरियल हो गया वो क्या है? कपास है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना महत्वपूर्ण है स्थान है, और इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला। अब देखिए, ये कहना क्या चाहता है कि अकेला ऐसा उद्योग है, अगर हम लोग 1 किलो रुई लेते हैं, 1 किलो रुई लेते हैं, तो जो उससे तैयार माल होगा वो कितना किलो होगा? 1 किलो ही होता है तैयार माल। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए। अब उसमें क्या है कि बटन जोड़ दिए हैं तो बढ़ गया वजन ना। तो यानी कि 1 किलो से ज्यादा, 1 किलो रुई बराबर 1 किलो कपड़ा कर देते हैं, 1 किलो वस्त्र। हाँ हाँ, बन जाएगा। क्या नहीं जाता है? 1 किलो रुई से आप लोग, 1 किलो नहीं, आधा किलो रुई से भी 1 किलो कपड़ा तैयार किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ और मिला दिया जाए हो जाएगा ना। 1 किलो रुई वाला तो आपके बजट में होगा ही नहीं, वो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा ना। सिंपल बनियान ही देख लीजिए, जो 100% कॉटन होता है वो 350-400 रुपए के आसपास मिलता है। बाकी जो मिक्स वाला रहेगा वो 90 रुपये में मिल जाता है। जैसे आप लोग खादी भंडार गांधी मैदान में जाइएगा तो प्योर कॉटन पूछिएगा, प्योर कॉटन तो बहुत महंगा कपड़ा है। तो खादी के साथ हैंडलूम भी जुड़ा हुआ है, पावरलूम भी जुड़ा हुआ है। तो वस्त्र उद्योग याद रखिएगा। और वस्त्र उद्योग में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, यह भी याद रखिएगा। कृषि के बाद सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला इंडस्ट्री है वो वस्त्र उद्योग है। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग में देश में सबसे ज्यादा लोग कार्यशील हैं। कृषि के बाद इस उद्योग में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ये भी सवाल आएगा, जनसंख्या कार्यशील है मतलब लगी हुई है, कार्यशील है, लगी हुई है, मतलब एग्रीकल्चर के बाद। ये नोट किए रहिएगा। पता नहीं एनसीईआरटी में ये लाइन है कि नहीं है, नहीं है, उसको नोट कर लीजिएगा। कृषि के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें कार्यशील है। बाकी जो टिपिकल लाइन एनसीईआरटी में दिया है कि प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से ही होगा, तो लिख लीजिए। धीरे धीरे मशीन की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बचपन में तो हाथ से बुना हुआ ऊनी वस्त्र भी पहनते थे, है ना। वो अच्छा लगता भी था, मतलब मोटा मोटा स्वेटर था, एक स्वेटर पे ठंडा निकल जाता था। अब पतला आ गया है, अब तो कॉटन का स्वेटर आता है। मोंटे कार्लो का स्वेटर देखिए तो कॉटन का ही है, और महंगा भी बहुत ज़्यादा, 4,000 रुपये का एक है। महंगा है ना।
महंगा है, बहुत ज़्यादा कीमत है। लेकिन भारत में जो कंपनी है, जैसे पीटर इंग्लैंड है, नाम तो इंग्लैंड लगा हुआ है, लेकिन ये गुजरात में है। नाम में इंग्लैंड लगा दी है। पैन अमेरिका, नाम में अमेरिका लगा है, कंपनी कहाँ है? गुजरात में। आदित्य बिरला ही तो करती है सारा काम, आदित्य बिरला ही। और इस कंपनी का नाम क्या रख दी? पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड। अब कैसे नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर का नाम मतलब कि विजयपुरम कर दिए हैं, वैसे ही इन लोगों को अब, हालांकि तो कंपनी है इंग्लैंड। तो पीटर इंग्लैंड कहते से लगता है कि थोड़ा सा नाम भयानक हो गया, बिक्री ज़्यादा होगा, नाम का भी तो असर पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, नोट हो गया सारा। हम लोग के बिहार में कपड़ा वगैरह नहीं है, लेकिन जूट उद्योग है। कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में जूट इंडस्ट्री डेवलप किया है। भागलपुर में था ना सिल्क का कारोबार, अभी भी है। कोई है भागलपुर से? नहीं है। भागलपुर में एक पीला कलर का चादर मिलता है, वो बताया जाता है कि ठंड में एक चादर ही काफी है। हैं? डल, क्या है डल? गांधी मैदान में हम गए थे तो बोला ना कि एक चादर आपको जाड़ा में सफिशियंट है, लेकिन वो मिल रहा था 300 रुपये ना, तो हमको डाउट हो गया कि 300 में शायद उसका प्राइस जो था, तो हम सोचे कि पहले पता कर लेंगे, ऐसा ना हो कि अब 300 में क्या, विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे आपको डाउट हुआ ना, अब मेला बाजार में लोग कहाँ ट्रस्ट करता है, कहीं कोई विश्वसनीय संस्थान रहे उसमें आदमी, तो हो भी सकता है। लेकिन अब हम गए थे घूमने, तो घर में अब चादर टांग के ले आए, चादर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पर्पस से लेना चाहिए। तो भागलपुर में था सिल्क इंडस्ट्री है, मतलब तो वस्त्र तो याद रखिएगा। और सूती वस्त्र का ये सब लाइन दिया हुआ, ये सब आपको पता होगा कि भारत में परंपरागत ट्रेडिशनल है, और मध्यकाल में भी यह केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में व्यवस्थित था। कुटीर और लघु में आप लोगों को दिक्कत नहीं ना है। और आधुनिक अगर हम कह दें तो, अब जैसे आधुनिक हो गया, तो जो जो कंपनी इसमें लगी हुई है, वस्त्र बना रही है, जौकी, मतलब भले वो बाहर की है ना, लेकिन लगी हुई है। जैसे भारत में मान लीजिए कि आदित्य बिरला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप, जैसे रेमंड हो गया, रूपा हो गया, है ना, तो ये सब भारत का है। तो ये सब कंपनी जो रहेगी वो आधुनिक तरीके से वस्त्र का उत्पादन करेगी। आधुनिक यानी कि इसमें जो मशीन होगा वो ज़्यादा एडवांस होगा, और जो ट्रेडिशनल होगा वो लोग देखिएगा तो हाथ से। आप इसको सिंपल ऊनी वस्त्र से जैसा देख लीजिए, जो हम लोग बुना हुआ स्वेटर देखते हैं, और एक जो मशीन का है। तो भारत में परंपरागत उद्योगों में से एक है। परंपरागत का मतलब याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से ये चलते आ रहा है। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत करघा आ गया, मतलब विद्युत मशीन आ गया, इसका उपयोग आरंभ हुआ है। और भारत अलग अलग देशों को जो सूत है, जो धागा है, उसका एक्सपोर्ट भी करता है। जापान हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सबको करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इन सबको भारत जो है धागे का निर्यात करता है। धागा दे दिए, वहां से कपड़ा बन करके सब जगह जा रहा होगा, भारत मंगाता भी होगा, तो सूत का निर्यात करता है। अब देखिए फ्रांस में तो क्लाइमेट ही नहीं है कपास का, फ्रांस ठंडा क्षेत्र का है, इंग्लैंड ठंडा क्षेत्र का है। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे कि जो कंपनी आई भारत से सारा रुई मंगा रही है, और वहां से तैयार माल भारत भेज रही है। इस कारण से भारत में जितना लघु और कुटीर उद्योग था वो नष्ट हो गया। तो भारत जो है इन देशों को धागे का, सूत का निर्यात करता है, इसको याद रखेंगे। अब सूती वस्त्र उद्योग का विकास है, इसके विकास के पीछे अभी हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय देश है, और इस देश में कपास जो है मुख्य, आप समझिए कि कृषि या फसल के रूप में यहाँ लगाया जाता है कपास। सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र। अब देखिए हम लोग क्या है कि ज़्यादातर समय कॉटन कपड़ा ही पहनते हैं, 4 महीना वुलन पहनते हैं। और भारत में जो जलवायु है वो 8 महीना, कौन सी जलवायु है? गर्मी का है। तो इसमें हम लोग प्रीफर क्या करेंगे? सूती वस्त्र का करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर किसी चीज का डिमांड हो रहा है तो उसके लिए कारखाना, फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है भारत में, उष्णकटिबंधीय देश है, सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास की बड़ी मात्रा में भारत उत्पादन करता है। तो दो कारण हो गया जलवायु का। एक तो यहाँ पे कपास के लिए आदर्श जलवायु है, कपास के लिए आदर्श जलवायु है, यानी कि कपास के लिए भारत में तापमान भी उपयुक्त है, और भारत में इसके लिए
पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है, जहां वर्षा कमी होगी वहां सिंचाई कर लेते हैं। तो कपास के लिए, और दूसरा यहाँ की जो जलवायु है आर्द्र और गर्म के कारण जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो वस्त्र का उपभोग, कंज्यूम, उपभोग कर रहे हैं, यानी कि मांग के कारण है, मांग के कारण। तो ये दोनों फैक्टर याद रखिएगा, ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं ऑप्शन में देगा आप लोगों से। लिख लिए? लिखते रहिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिए ताकि कभी भूलाइएगा तो उसको रिवीजन में आसानी हो जाएगा। एक ही लाइन पढ़िएगा तो पूरा क्लियर नहीं होगा। अब हम अलग अलग कर दिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि कपड़ा उद्योग के विकास के पीछे यहां मांग हो गया, लेकिन बॉलीवुड वाले को हम देखे हैं कि जून में भी कपड़ा ऊपर से एक जैकेट पहने होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? फैशन। जैसे अभी राजकुमार राव आए थे यूपी में ही, प्रयागराज में, तो हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में, पता नहीं, हम देखे कि जैकेट वैकेट सब ठंडा वाला पहने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मजबूरी, मजबूरी, दिखाने की मजबूरी। कितना सारा कोचिंग संस्थान पूरा भर जून में नहीं प्रचार कर रहा है ब्लेजर पहन करके, गांथे हुए है पूरा, पता नहीं कैसे, बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है, हैं? हम मजबूरी, बाध्यता है, अब क्या करे आदमी। ठीक है, वैल्यू भी तो बढ़ जाता है। अब आप लोग को जाना है सरकारी सेक्टर में, है ना? सरकारी सेक्टर में क्या है? सरकारी सेक्टर में आप किसी टीचर को देखें क्या ब्लेजर में जाते हुए? कोई ओकेजन पे लोग जाते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर पंगा ले लेंगे लोग, आपस में गुटबाजी हो जाएगा। यहाँ तक कि बीपीएससी जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, वो लोग भी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो इनोवा लेकर के नहीं जाते हैं। अकाउंटेंट जो बना है, कंप्यूटर वाले, एक लेकर के चला गया था क्रेटा, उस पर आपत्ति जाहिर कर दी कि आप कल से गाड़ी मत लेके आइएगा, बाइक लेके आइए। नहीं देखते हैं डीएसपी जो है, डीएसपी क्या है, खटारा सूमो से अपना चल रहा है, वो अपना पर्सनल रख सकता है लेकिन उसका ऑफिशियल इस्तेमाल नहीं करेगा, हैं? तो एसी चल रहा था और ऊपर ही छोड़ के गए हैं, घर भी नहीं लेके गए हैं। जो ब्लेजर है ना, तो एसी चल रहा है। और आप मेरे से मत तुलना कीजिए, हम बहुत रफ एंड टफ रहते हैं। आप लोग का जब हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, कल पाठक सर साइंस पढ़ाएंगे, तो हम टारगेट किए कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलना है, 15 किलोमीटर, हाँ, एक ही दिन में। कैंपस का हैबिट है ना, कैंपस का हैबिट है। अब वो हैबिट छूटता है तो परेशानी होती है। और आप बताइए पटना में कहाँ पैदल चलने का कोई कैंपस है? गांधी में बहुत दूर है मेरे घर से, है ना? यहाँ पे कचरा, ठीक, वह हाँ, जू अच्छा है, जू का ही टारगेट किए हैं, जू में ही, लेकिन सोचे कि बताएंगे नहीं तो मालूम चला कि उधर मिल गए और कपास पूछने शुरू कर दिए। अभी एक दिन बाहर निकले तो प्रवाल विधि पूछे, तो बोले कि हम यहाँ खड़े हैं तो प्रवाल विधि कैसे? जू चले जाएंगे। देखिए वस्त्र उद्योग के अंदर भारत में क्या है, हाँ ये वाला देखिए, भारत में पहला जो, इसमें ना एनसीईआरटी में फोर्ट ग्लास्टर का जिक्र नहीं किया है, तो आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसको नोट कर ही लिए होंगे। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में लगाएगा असफल, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई। यही सवाल तो पूछा गया था आप लोगों से, हूबहू यही सवाल आया है एनसीईआरटी का, एग्जैक्ट एकदम, कोई लाइन में छेड़छाड़ नहीं है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग। और यही लाइन आप लोगों से पूछा गया है, सफल, एकदम ऐसा ही, कहीं भी शब्द का चेंज भी नहीं किया है, जो लाइन है वही उठा के दे दिया है। तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। कोई बात नहीं है, लेकिन यही लाइन लिखा गया था। अब देखिए इसके पीछे डेवलपमेंट का कुछ इतिहास है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास वैसा नहीं है ना, डेवलपमेंट नहीं पूछता है। ये सब जो है ना, आप लोग जाइएगा तो पढ़ाइएगा स्टूडेंट को, आपको भी यही पढ़ाना है, सेलेक्ट होकर टीचर बनिएगा तो यही चीज पढ़ाना है आप लोगों को। देखिए आप लोग को बहुत आसान कर दे रहे हैं। अब आइए देखिए, भारत में कहाँ कहाँ, अब सुनिएगा, भारत में कहाँ कहाँ पे याद रखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना लगाया गया है। तो राज्य के रूप में याद रखिएगा, पहला तो दिमाग में चिंतन कीजिए, जहां जहां कपास का प्रोडक्शन हो रहा है, पहला चिंतन कीजिएगा तो नंबर 1 पे आ जाएगा क्या? गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र,
इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, साउथ का कुछ राज्य ले लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो इन सभी राज्यों में वस्त्र उत्पादन लगाया गया है। देखिए कोयंबटूर कहाँ है, तमिलनाडु, मदुरई बेंगलुरु, उसके बाद नागपुर, इंदौर, भोपाल और बड़ोदरा। अब इसमें वो सब राज्य दिख रहा है, इसमें आपको तमिलनाडु दिख रहा है, इसमें आपको कर्नाटक दिख रहा है, इसमें आपको नागपुर महाराष्ट्र, इंदौर एमपी, भोपाल एमपी और बड़ोदरा गुजरात, इन सभी राज्यों में भारत में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया है। हाँ अब केंद्र देखिए, अब आप लोग एटलस निकाल लीजिएगा, यही सब केंद्र है, मतलब आपको बिखरा हुआ कॉटन वाला देखिए, पिंक वाला दिख रहा होगा, पिंक यानी कि कोलकाता, पहले कॉटन देखिए, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नोट करिएगा आप लोग, नोट करिएगा, वेस्ट बंगाल में दो जगह याद रखना है, एक कोलकाता और दूसरा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद यहां पे क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र कारखाना, दो हो गया। यूपी में देखिए कानपुर दिख रहा है, कानपुर, मुर्शिदाबाद, ये वाला जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना उसमें और क्लियर दिखाई देगा, उसमें कहीं धुंधला नहीं है, यहां पे फैल गया है। एक एक राज्य को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम सब पे जाएंगे। दूसरा यूपी में लिखिएगा कानपुर। अब आइए गुजरात में, गुजरात में लिखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा, ये चार केंद्र। राजकोट, यानी कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग हर जगह है, हर जगह है, वेस्ट में है। ये क्या है, ये भारत में क्या है, कॉटन, कॉटन बेल्ट है, कपास का है, इसी कारण से है। अब लिखिएगा एमपी में इंदौर, एमपी में इंदौर, भोपाल, दो जगह का नाम लिख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है, इंदौर और भोपाल। महाराष्ट्र में मुंबई, शोलापुर, नागपुर, महाराष्ट्र में मुंबई, शोलापुर और नागपुर। तमिलनाडु में लिखिए नागपुर, उसके बाद लिखिए तमिलनाडु में मदुरई, कोयंबटूर, चेन्नई, मदुरई, कोयंबटूर, चेन्नई। कोयंबटूर, चेन्नई। आंध्र प्रदेश का तो जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कर्नाटक का बेंगलुरु लिख लीजिएगा, कर्नाटक का बेंगलुरु ये नाम दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि देश में और भी सूती वस्त्र का कारखाना होगा तो वो छोटा छोटा होगा, जो मेजर इंडस्ट्री लगाया गया है उसका नाम याद रखिएगा, इतना तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है, सोलापुर, सोलापुर का भी नाम, और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी में जितना नाम दिया गया है उन सब नामों को हम बाद में आगे भी देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल, क्या हिंदी, कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब हो गया कपड़ा उद्योग। अभी आ रहा है, फिर नोट कीजिए, अभी बेंगलोर बताए हैं लेकिन अभी और पूरा डिटेल में आइएगा। अब उत्तर प्रदेश में आप लोग को सिर्फ एक ही लिखवाए हैं कानपुर, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र है, छिटपुट बहुत सारा है, तो जिनको यूपी देना होगा वो मोदी नगर भी याद रखिएगा, एनसीईआरटी तो सबके लिए है ना। तो यूपी में मोदी नगर है, हाथरस है, सहारनपुर है, आगरा है और लखनऊ है। ये बिहार वाले थोड़ा सा इसको सेकेंडरी ऑप्शन रखिएगा याद करने के लिए। प्राइमरी में क्या है, जितना बड़ा बड़ा केंद्र है बिहार के लिए, जितना बड़ा बड़ा केंद्र है पहले इस केंद्र को याद रखिएगा, और उसके बाद दूसरा में मोदी नगर, हाथरस वगैरह कीजिएगा। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल का एक कोलकाता है, तो पोर्ट की सुविधा हो जाने के कारण वहां पे भी सूती वस्त्र लगाया गया है। और एक और आप लोग क्या लिखे थे, मुर्शिदाबाद, दो केंद्र हो गया। तमिलनाडु में इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ, इसके पीछे जो फैक्टर है वो
जल विद्युत की उपलब्धता है। और यहाँ पे कोयम्बटूर आप लोग लिख लिए हैं, तो जहाँ तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलों का अवस्थिति है। और इसके अलावा वहाँ पे चेन्नई भी है, मदुरई है, तिरुनेलवेली है, तूतीकोरिन, तंजावुर, रामनाथपुरम और सलेम। अब आपको बताइए इसमें से कितना याद हुआ है? जितना याद हुआ है उतना ही रखिएगा। कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, ये तीन तो आपको मानचित्र में दिखाई दे दिया है। और इसके अलावा तिरुनेलवेली है, तूतीकोरिन है, तंजावुर है और रामनाथपुरम है, सलेम है। इन सभी जगहों पे सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया है। ये एनसीईआरटी में है, याद कीजिए आप लोग। तीन तो कम से कम याद ही हो गया होगा ना, तीन तो याद हो गया होगा। सलेम भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में मांग होगा कि नहीं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ तो ठंड है ही नहीं, वहाँ ठंड नहीं है। इसका मतलब वहाँ का जो मौसम है गर्म भी है और प्लस आर्द्र भी है। और इस कारण से वहाँ पे वर्ष भर क्या है, उच्च तापमान रहेगा। तो वहाँ पे जो कपड़ा रहेगा सूती वस्त्र रहेगा, सूती वस्त्र। अब आप लोग बताइए लद्दाख में क्यों नहीं सूती वस्त्र का? वो वहाँ का क्लाइमेट ही नहीं है, क्लाइमेट ही नहीं है। तो भारत में जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ पे हर जगह कॉटन इंडस्ट्री लगा होगा, हर जगह होगा, भले वो छोटा केंद्र के रूप में होगा लेकिन होगा। तमिलनाडु में देखिए बड़ा है, कोयम्बटूर क्या है, बड़ा है, कर्नाटक में बेंगलोर है। तो इन सभी जगहों पे क्या है, सूती वस्त्र का कारखाना लगा दिया गया है। कोयम्बटूर जहां तमिलनाडु की आधे से अधिक मिलों की अवस्थिति होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। तो यही सवाल पूछा जाएगा, कोई भी सवाल तैयार करेगा तो पहले कोयम्बटूर को ही देखेगा और उसके बाद चेन्नई, मदुरई आप लोग मानचित्र में देख ही लिए हैं, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तंजावुर, रामनाथपुरम और सलेम। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उतना ही से सवाल बन जाएगा, है ना। तीन आप लोग देख लिए हैं, एक चेन्नई में, कोयम्बटूर में और मदुरई में, ये तीन है। बाकी तूतीकोरिन है ना, तंजावुर है, रामनाथपुरम है, वो सब याद रखेंगे। सलेम हो गया। यानी कि दो जगहों पे आपको ज्यादा केंद्र दिख रहा है, यहाँ पे और एक इधर में। वैसे भी महाराष्ट्र तो बहुत आसान, तीन ही केंद्र दिया है, मुंबई में, सोलापुर में, नागपुर में। तो कम से कम इतना भी हो गया ना, तो इसी में बस छांटने का देगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सारा एल्युमिनियम का कारखाना याद हो गया है, एल्यूमिनियम। अब आप बताइए रेणुकूट में एल्यूमिनियम है, लोहा है, सूती वस्त्र है। तो यही छांटने का तरीका, आपको बहुत आसानी से छांट दीजिएगा। अब आपसे पूछे कि कोयम्बटूर में लोहा है, एल्युमिनियम है या सूती वस्त्र है? सलेम में, सलेम में दोनों है। हाँ, एल्युमिनियम भी है, सूती वस्त्र भी है। जो मैटूर आप लोग पढ़े ना, मैटूर, वो सलेम में भी है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे है, आदि में, यानी कि उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर होते हुए उद्योगों की स्थापना की गई है। अब ये यहाँ पे अलग फैक्टर है, देखिए उज्जैन क्या है, कपास बेल्ट में नहीं है, नहीं है, लेकिन श्रम क्या है, लागत ही कम है, मजदूरी कम देते हैं। जैसे तमिलनाडु में किसी को 1200 रुपये घंटा मिलेगा, तो आगरा में लोग 400 रुपये घंटा में काम कर रहे हैं। तो श्रम की लागत कम है, इस कारण से दूर केंद्र में भी वस्त्र उद्योग का विकास हो गया है। अब उसमें एनसीईआरटी कुछ नाम दिए, उस नाम को याद रखिएगा, इसमें बचना नहीं है। तो सवाल सीधा क्या रहेगा, सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कपास उत्पादक क्षेत्र से दूर है, मतलब वो वस्त्र उद्योग जो कपास क्षेत्र से दूर है। तो इसमें कुछ नाम याद रखेंगे, उज्जैन का, भरूच का, आगरा का, हाथरस का, कोयम्बटूर का। ऐसे देश में कई केंद्र होगा, ऐसा देश में 100 केंद्र होगा, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ नाम दिया है, उस नाम को याद रखिएगा। 100 से ज्यादा केंद्र होगा, लेकिन लागत ही कम है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र से दूर होने के कारण क्या है, वहां पे लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। इस कारण से यहाँ पे इसको घाटा नहीं होगा, उद्योग लग गया है। तो ये नाम ना एनसीईआरटी में दिया है, हो गया याद, उज्जैन, हाथरस। अब आगे देखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब
दूसरे महत्वपूर्ण, अब इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉलम एनसीईआरटी बनाई है। 3 राज्य जो काफी आगे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। आप लोग खुद देखें, आप लोग मानचित्र में क्या देखें कि गुजरात में बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में, तो अग्रणी हो गया। और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अब देखिए ये सब क्या काली मिट्टी का क्षेत्र दिख रहा है? नहीं है, नहीं ना है। लेकिन वो तीनों जो बेल्ट है याद रखेंगे, बेसिकली 2 राज्य यहाँ पे काली मिट्टी का, और यहाँ भी कॉटन हो जाता है। कपास के उत्पादन में चाहे गन्ना के उत्पादन में तमिलनाडु देखिएगा तो अग्रणी माना जाता है। ये सेकेंडरी होगा। कर्नाटक में सूती वस्त्र का विकास राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में हुआ है, जहां पे इन जगहों का नाम देवनगरी है, हुबली है, बेल्लारी है, मैसूरू है और बेंगलुरु है। तो कर्नाटक में अभी तक आप लोग क्या देखे थे? सिर्फ बेंगलुरु, लेकिन कर्नाटक के हुबली में भी सूती वस्त्र कारखाना लगाए। अब जटिल होने लगा होगा, अब समझिए कि दोबारा तिबारा पढ़िएगा तो दिमाग में जाएगा। इतना भी जाएगा ना तो सवाल आप लोग बन जाएगा। मतलब इसी में क्या आसान सवाल आ जाएगा कि कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है, और उसी में एक आधा कागज का ऑप्शन रहेगा, लोहा का रहेगा, एल्युमिनियम छांटना आपको रहेगा। तो हेडक मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। टफ सवाल पूछेगी या तो यूपीएससी में और नहीं तो बीपीएससी में। उसमें क्या है कि कॉलम ही दे देता है, एक ही साथ शब्द दे देगा, देवनागरी, हुबली और बेल्लारी, पहचानना पड़ेगा कि कौन जा कहां पे है। जैसे देवनगरी है ना, तो देवनगरी कहाँ दिख रहा है? अब इसी को राज्य बना के पूछ देगी तो मैक्सिमम लोग देवनगरी को क्या लगा देंगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड लगा देंगे। तो ये चालाकी कहाँ करेगी? थोड़ा हायर एग्जामिनेशन में करेगी। तो देवनगरी, हुबली, बेल्लारी, मैसूरू और बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र है। घर में किसी को पढ़ा दीजिएगा, आप लोग टीचर बन के, याद हो जाएगा। किसी को पढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा याद। आखिर स्कूल जाइएगा तो यही आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा, यही पढ़ाना पड़ेगा ना। तो फोटो कॉपी करा के मत जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा। क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, मेरे पास सब इंफॉर्मेशन आता है। जितने भी टीचर फोन करते हैं, कोई नहीं कहा कि हमारे क्लास में सीरियस विद्यार्थी हैं, नहीं पढ़ता है। और खास करके 11 और 12 में मैच्योरिटी का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो टीचर का वैसे भी नहीं सुनते, और टीचर को डर भी लगता है कि बाहर निकलेंगे तो कहीं हमारा, ये हर जगह है, ये दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक राज्य तेलंगाना में भी स्थित है। तेलंगाना में अधिकांश याद रखिएगा, 3 जगह का नाम दिया, हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल, ये महत्वपूर्ण केंद्र हो गया। आप लोग को ना जितना याद हो गया, जैसे आप लोग को गुजरात का याद हो गया होगा, बंगाल याद हो गया सभी को, महाराष्ट्र याद हो गया, तमिलनाडु याद हो गया, ठीक है। बाकी का थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। तो कर्नाटक और तेलंगाना, तो कर्नाटक में हुबली, बेल्लारी ये सब अन्य में आएगा, देवनगरी अन्य में है। ठीक वैसे ही तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल यहाँ का महत्वपूर्ण केंद्र है। इतना भी याद हो गया, उतना काफी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में सूती मिल हुगली प्रदेश में, यानी हुगली के आसपास में है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। खत्म। आते हैं चीनी में, मतलब जो बंगाल है ना, जैसे आप लोग 2 जगह देखें, एक तो कलकत्ता और दूसरा मुर्शिदाबाद, लेकिन हुगली प्रदेश में क्या है कि सूती वस्त्र का विकास हुआ है। इसमें हावड़ा, पहुंचते के साथ हावड़ा ही तो आता है, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर सूती वस्त्र का। अब आप लोग खुद बताइए, बिहार में कौन सा ऑप्शन दिया जाना चाहिए पहली बार में? कोलकाता, कोलकाता ही देना चाहिए ना, और हुगली देना चाहिए। हुबली कर्नाटक में है, हुगली बंगाल में है। देखिए हुबली और हुबली ये कहां पे है? ये कर्नाटक में है, और ये क्या है? हुगली है। ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। दोनों में अंतर है, और दोनों क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र का यहाँ पे कारखाना लगा हुआ है। तो हुबली और हुगली दोनों जगहों पे सूती वस्त्र का कारखाना है। हमको लगता है कि सब याद हो गया होगा कपास का पूरा। कर्नाटक का बता सकते हैं आप लोग? बेंगलोर और देवनगरी, हुबली, बेल्लारी है ना, ये सब था। उसके बाद आप लोग तेलंगाना का बताइए। वारंगल था, हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल था, याद हो गया। अब तो आप लोग को सब याद होगा, तमिलनाडु का भी याद हो गया होगा। चलिए कॉटन अभी याद है ना, पहली बार में ऐसे ही होता है।
अच्छा, आप लोगों को यहाँ से गांधी मैदान जाने में कुछ नया लगता है? नहीं लगता है ना, लेकिन रांची का कोई जगह घूमेगा तो सब नया लगेगा। आप पटना के बहुत बड़ा मॉल भी घूम लीजिएगा तो रांची ज़्यादा ऐसे करेंगे जरूर, पटना में ऐसा नहीं करेंगे। तो हर नया जगह गो थ्रू होइएगा ना तो वो दिमाग एब्जॉर्ब करता है। अब यही चीज़ आपको हम बताइए, हिंडाल्को का नाम ले, इंडाल्को का नाम ले, माल्को का नाम ले, तो आपको नया लगेगा? नहीं लगेगा। एक बार आप लोग, तो अब आपको क्या करना है, एक बार स्टडी कर लेना है, हो जाएगा काम। और 100% याद किसी को नहीं होता है, 100% किसी को नहीं याद होता है। कितना भी आप देख लीजिए, परसों यहाँ पर रील बना रहे थे और इतना ओरिएंटेशन क्लास जिक्र हुआ है। अब हम रील बनाते समय ओरिएंटेशन शब्द नहीं याद हो रहा था, ओरिएंटल याद आ रहा था। परसों नहीं रील बना रहे थे यहाँ पे, ओरिएंटल याद आ रहा था, फिर लास्ट में 1 मिनट रिलैक्स हुए, ये ओरिएंटेशन शब्द दिमाग में आया। तो कई बार ऐसा होता है, दिमाग भूलने, जितना ज़्यादा भूलेगा उतना ही ज़्यादा नया लेगा। 4 घंटा जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो कुछ कैच नहीं करेगा, रिलैक्स चाहिए। वैसे ही हम आप लोगों को इसलिए बता देते हैं ना कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अब वहां गए हैं और दिख रहा है हुबली, और वहां पे क्या कर दिए, वेस्ट बंगाल कर दिया, और घर आए तो क्या निकल गया, कर्नाटक निकल गया, और फिर जैसे हुगली हो गया। तो कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे हम विशेष फोकस कर देते हैं आप लोगों के लिए। अब हमको लगता है कि हुंडाल को याद कर लिए होंगे तो यूएस आपको ऐसे भी याद होगा, कुछ ना कुछ याद हो जाता है, बस काम खत्म। एग्जाम तक ही ना याद करना, उसके बाद आप लोग गूगल करिएगा ही। जितना मेहनत करना है फैक्ट को याद करना है। चीनी उद्योग पे आते हैं, समय तो है ना कि नहीं है? वैसे चीनी उद्योग पढ़ भी लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि हम जानबूझ के ना मैप नहीं लाए, किनके पास एटलस नहीं है तो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। चीनी उद्योग भारत में याद रखेंगे, कौन सा 2 क्षेत्र बहुत फेमस है राज्य, एक महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो भारत में चीनी का इस्तेमाल क्या, हाँ यूपी में, और दूसरा महाराष्ट्र। हाँ रिसेंट में महाराष्ट्र है। हमने ये नहीं पूछा कि कहाँ ज्यादा है, हमने ये पूछा है कि कहाँ पे 2 क्षेत्र ज्यादा, 2 राज्य ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो यूपी और महाराष्ट्र है। बिहार में भी था लेकिन धीरे धीरे सब चीनी मिल यहाँ का बंद हो गया। नॉर्थ बिहार में चंपारण था, गोपालगंज में था, लेकिन सब, अब चीनी के लिए जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ का किसान प्रोडक्ट नहीं करे। जैसे गन्ना चाहिए, अब क्या है कि गन्ना गन्ना करप्शन नहीं, चीनी मिल के बंद होने की वजह बहुत सारा कारण है। जैसे बिहार में जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ना वो सुटेबल नहीं था एक समय, इस कारण से भी बंद हो गया। दूसरी बात, उसको सरकार के सहयोग की आवश्यकता, सब्सिडी की आवश्यकता होती है, वो सब मिल ही नहीं रहा है। बिहार में गन्ना से एक और नुकसान हुआ है कि जहाँ जहाँ गन्ना का खेती किया गया है जमीन जो है बंजर हो गई है। मतलब बिहार का जो लैंड है वो धान चावल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, बजाय कि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन किया जाए। तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है शीर्ष देश है, और चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कुल चीनी का लगभग 8% उत्पादन करता है, लगभग लगभग। अब इसमें सर्वे में देखना होगा कि क्या नया डेटा है, एनसीईआरटी में तो यही दिया है। भारत में गन्ने से गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह, खंडसारी, मिश्री, ये सब तैयार किया जाता है, और यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करता है। तो खैर ये सब डेटा आपको याद नहीं करना है, गलती से मैप दिख गया आप लोगों को। खैर ये मैप आते हैं बाद में। आधुनिक आधार पे भारत में याद रखेंगे, बिहार में 1903 में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1950-51 तक 139 चीनी मिलें देश में थी, और 2021 में चीनी मिलों की जो संख्या पूरे देश में लगभग 750 के आसपास में है। देश में चीनी के उत्पादन में एनसीईआरटी के अनुसार लेकिन महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। जो सर्वे है उसमें महाराष्ट्र बताया गया, रिसेंट में है। महाराष्ट्र का या यूपी का बाद में बता देंगे कितना प्रोडक्शन करता है। प्रथम स्थान पे है चीनी उद्योग 2 मुख्य पेटी, एक गंगा यमुना और दोआब में, और दूसरा यूपी के ही तराई प्रदेश में केंद्रित है। क्योंकि इसको ना अपडेट, ये जो इसका नया डाटा आएगा तो वहां से थोड़ा बहुत क्लैश करेगा। एनसीईआरटी तो लिखी हुई कब की होगी, 20 की, 21 की, 22 की होगी, या 19 का होगा। अब गंगा यमुना दोआब जो यूपी में है और वहां का जो तराई क्षेत्र है, दोनों को अलग अलग दिया है, दोनों को अलग अलग। तो गंगा यमुना दोआब में
कुछ चीनी उत्पादक जो केंद्र हैं, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, बागपत और बुलंदशहर, ये मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। जबकि तराई प्रदेश में लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच है। ये सब कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तराई प्रदेश है और गंगा यमुना दोआब प्रदेश है। इन दोनों को आप लोग मानचित्र में देखिएगा। ये पूरा का पूरा जो इलाका आप लोग डॉट डॉट देख रहे हैं, ये ज्यादा डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? गंगा यमुना दोआब हो जाएगा। और जो थोड़ा साउथ में है वो सब तराई का, या और थोड़ा सा कर दिए तराई का बेल्ट हो गया। तो दो भागों में इसको बांट दिया गया है, मान लीजिए। तो ये तराई बेल्ट हो गया और ये गंगा यमुना दोआब बेल्ट हो गया। तो भारत में चीनी की 2 पेटी एनसीईआरटी के अनुसार दी गई है। उसकी तुलना में आप लोग महाराष्ट्र देखिए, कहाँ यूपी कहाँ महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र का जो गन्ना है उसमें रस ज़्यादा होता है, इस कारण से चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है। यूपी का जो गन्ना है वो तुलनात्मक रूप से कम रस रखता है, मिठास भी कम है। कोई शिरडी आप लोग गए हैं? कोई नहीं गए हैं? तो बम्बई से निकलिएगा या नासिक से कभी भी शिरडी जाइएगा तो इतना ज़्यादा आपको कोल्हू वाला जो बैल मिलता है ना, तो वहाँ पे आपको मतलब बैल जो है चारों तरफ घूमेगी और रस निकलते रहता है गन्ना का। मतलब वहाँ पे आपको अगर 20 रुपये भी दीजिएगा तो 4 गिलास रस पिला देगा, इतना मीठा होता है। लेकिन संयोग से हम थोड़ा ही पिए थे, हमको सर्दी हो गया था। पिए थे, टेस्ट लिए थे, लेकिन सर्दी हो गया तो ज़्यादा नहीं पिए। वही पटना का देखिए तो एकदम मसवाया हुआ गन्ना जो है, ज़बरदस्ती लगता है कि रस निकाल रहा है, निकल ही नहीं रहा है। लेकिन वहाँ के गन्ना ना लाल रस निकालता है, कलर जो है लाल निकलेगा। तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देश है। चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ये सब पढ़ा दिए हैं। अब आते हैं मुख्य केंद्र पे, जल्दी से केंद्र। समय तो है ना? समय बहुत है अभी। अब क्या है कि हाँ खत्म कर देंगे, इसके बाद भी सीमेंट है, कागज है, तो आज ही पढ़ाते हैं सबको। केंद्र याद रखना है। पहला केंद्र तमिलनाडु में कोयम्बटूर हो गया। यूपी का पहले याद हो गया है? यूपी का आते हैं, यूपी का याद कीजिए। यूपी का जो फेमस जगह है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंद। इसका मतलब ये यूपी के किस भाग में होगा? गंगा यमुना दोआब। तो लोकेशन कौन सा होगा यूपी का? वेस्ट या ईस्ट? वेस्ट हो गया ना। वेस्ट यूपी का कौन सा क्षेत्र हो गया? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत, बुलंदशहर, ये सब वेस्ट यूपी का हो गया। और तराई प्रदेश, चीनी का मुख्य उत्पादक जो जिला है वो लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच है। गोरखपुर तो बगल में ही है, 6 घंटे का रास्ता ट्रेन से है। तो पूर्वी यूपी में ये सब जो है, तो इन सबको याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर सवाल आप लोगों से ना वेस्ट यूपी वाला ही पूछा जाता है, जो गंगा यमुना दोआब का तराई क्षेत्र, जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। यहाँ पे बहुत बड़ा मात्रा में गुड़ का भी और चीनी का भी केंद्र लगा हुआ है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे देखिएगा कि जितना भी जैगरी पाउडर, एक शब्द डालिएगा जैगरी पाउडर, तो जैगरी पाउडर जो मिल रहा है वो अधिकतर देखिएगा तो सहारनपुर का ही आ रहा है। सहारनपुर बहुत उसमें आगे है। इसका जो कारोबार ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बाहर भी, देश के बाहर भी सप्लाई करता होगा। जैगरी मतलब गुड़ हो गया, गुड़। अब जैसे भारत में लोगों को डायबिटीज है, अब वो चाय में क्या कर रहे हैं? गुड़ डाल रहे हैं। खीर में क्या है? गुड़ डाल रहे हैं। अब वो वाला गुड़ डालने पे फट जाता है, ये भी सवाल है। जो मीठा होता है वो फट जाता है ना, तो जैगरी पाउडर मंगाते हैं। तो उस पाउडर में क्या है कि नाम दे दिया गया है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर। तो ये फटता नहीं है, ऑर्गेनिक जो है फटता नहीं है, दूध फाड़ता नहीं है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादा महंगा नहीं है, 99 रुपये किलो या है, ठंडा करके डालना पड़ता है। आप डाल के एक बार खौला दीजिए, डाल करके खौलाना पड़े। ओहो, तो भारत के लोगों को पसंद कंपनी जानती है। कोई ठंडा चाय यहाँ पीना पसंद करेगा? कोई आप लोगों को कॉफ़ी पिलाया जाए तो कोल्ड की तुलना में आप लोग हॉट कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करें। कोल्ड एक आध बार लोग ऐसे ही देख लेते पीने के लिए, क्या है वो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को आदत है सुरख सुरख कर पीने वाला है, तो गर्म ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कोल्ड क्यों, कॉफ़ी क्यों पियेंगे? कोल्ड में ठंडा आदमी लस्सी पिएगा या ठंडा पिएगा, है ना। कॉफ़ी आदमी गर्म पिएगा। सब कुछ ठंडा थोड़े है पेय में।
और अपने यहाँ कॉफ़ी ज़्यादातर ठंडा में इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा जैसे ही जड़ाएगा 2-2 रुपए का पाउच हर दुकान पर लटक जाता है। नहीं, अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी मौसम ही नहीं है भारत में। लेकिन आप कैफे चले जाइए तो वहाँ क्या पूछेगा, पहले कोल्ड कॉफ़ी, उसको उसमें बचत है। कोल्ड कॉफ़ी में क्या है, बचत है, बर्फ डाल दिया, गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा है। हाँ, इसीलिए भारत में ये जो कंपनी थी ना, सीसीडी, ये फेल हो गई भारत में। अब देखिए महाराष्ट्र का कुछ चीनी का बेल्ट है। चीनी की मिलें यहाँ पे एक संकरी, एक नैरो बेल्ट में उत्तर में मनमाड़ से लेकर के दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। चीनी का जो बेल्ट है उत्तर में मनमाड़ से लेकर के दक्षिण में कोल्हापुर। मनमाड़ मुख्य रेलवे स्टेशन भी है। जब आप लोग शिरडी वगैरह जाइएगा या नासिक जाइएगा तो मनमाड़ ही उतरना पड़ता है। तो यानी कि महाराष्ट्र का एनसीईआरटी में कुछ नाम ही नहीं दिया है। तो 2-3 नाम याद रखिएगा, मनमाड़ का और कोल्हापुर का। मनमाड़ और कोल्हापुर क्या है, चीनी उत्पादक जिला है या क्षेत्र है। उसके बाद तमिलनाडु में चीनी की जो मिलें हैं वो कोयम्बटूर में है, बेल्लौर में है, तिरुनमलाई में है, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली में है। तो तमिलनाडु का क्या है, परेशानी तो नहीं है ना, सबसे पीछे इधर, हाँ उन्हीं को बोल रहे हैं, परेशानी तो नहीं है, थकान हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर ओवरफ्लो होने लगे तो पढ़ाई बंद कर दीजिएगा, याद बहुत करना है इसमें, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं तो हम छोड़ देते हैं। मतलब हो सकता है कि इसमें पूछा जाए कौन सा केंद्र जो है वो चीनी का है। कुछ चीज़ें जो है ना कि 2-3 दिन में पढ़ाने से ना थोड़ा अच्छा रहता है, याद हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि प्रेशर है, एग्जाम है आप लोगों का ना, तो प्रेशर में अब याद करना ही पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी भी माने कि क्लास का अगर 50% भी समझ गए तो रिजल्ट होना तय है। जो 50% आप लोग पढ़ लिए ना, जो आपके दिमाग में है तो भी तय रहेगा। उसमें अगर टेंशन लीजिएगा तो जो याद रहेगा वो भी भूल जाइएगा। अब हम ही को मान लीजिए देना होता तो सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते, बहुत लास्ट में इन सबको देखते। पहले आप यूपी का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए जो मेन जगह है, और तमिलनाडु भी चीनी के लिए तीसरा पोजीशन रखेगा। तो कोयम्बटूर, बेल्लौर, तिरुनमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कर्नाटक में बेलगांव, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना का निजामाबाद और मेडक ये मुख्य उत्पादक जिला है। आते हैं थोड़ा मैप में, हम स्टार्ट करते हैं यूपी से। यूपी का आप लोग अब नाम याद रखिएगा, कौन सा, पश्चिम में मेरठ, मेरठ याद हो गया, मोदीनगर, रामपुर, बरेली, उसके बाद हरदोई, बहराइच नहीं दिया है, यूपी ईस्ट में होगा। ठीक है, तो इतना याद हो गया ना, मेरठ, मोदीनगर, रामपुर, बरेली, हरदोई, ये सब हो गया। बंद हो गया, लेकिन याद रख लीजिएगा, बंद तो बिहार का भी सारा हो गया है, बंद तो बिहार का भी हो गया है। तो पूछा वही जाएगा ना जो एकदम से लेटेस्ट हो और न्यूज में भी चर्चा में रहे। चीनी का क्या है ना कि देश में किसको, कटोरा चीनी का तो हम नहीं सुने हैं कभी, धान का सुने हैं। चीनी का कटोरा क्या है, तो गन्ना, गन्ना कहना पड़ेगा ना, है यूपी को। अच्छा ठीक है, तो यूपी को ही ना कहा जाएगा, कटोरा अगर नाम ले तो यूपी को कहा जाएगा। जैसे भारत में धान का कटोरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। बिहार में धान का कटोरा कैमूर, कैमूर, हम तो कैमूर देखे हैं। अच्छा देख लेंगे, कैमूर को ही भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। रोहतास आप लोग कहाँ पढ़े हैं, सवाल पूछा गया है। अच्छा, धान का देखिए, कैमूर को भारत में धान का, बिहार में धान का कटोरा। और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है मोकरी, यहाँ एक जगह है मोकरी। मोकरी का चावल बहुत फेमस है और सारा चावल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, सारा चावल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आप लोग न्यूज़ में पढ़े होंगे कि जब अयोध्या में, दोनों अलग अलग जिला है,
बिहार में जिलों की संख्या 38 है। रोहतास अलग जिला है, कैमूर अलग जिला है। हाँ, तो कैमूर, और कैमूर का जो जगह है मोकरी, यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला होता है जिसका नाम है सोनाचूर। एक चावल का क्वालिटी है, जैसे आप लोग चून, सोनाचूर। तो ये सोना जो चूर है ना, इसका मतलब खुशबू बताया था कि जहां बनता है आसपास पूरा इलाका गमका देता है? हाँ, इसका एक्सपोर्ट खरीद मतलब ये बहुत महंगा मिलता है। जैसे आप लोग किशोर कुणाल का स्टेटमेंट सुने होंगे कि हम अपने यहाँ से कैमूर का चावल भेज रहे हैं। कहाँ? अयोध्या में जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था ना, उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन में भेजे थे खीर बनाने के लिए, तो कैमूर का ही चावल गया था। खैर खैर, अब आगे बढ़िए। देखिए पूर्वी यूपी का देखते हैं। पूर्वी यूपी में कौन कौन सा देखिए आप लोग? गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर सीरी, बस्ती, बहराइच, ये सब देखे हैं। उसके बाद तमिलनाडु का देखें, महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र में तो दो ही नाम था, एक मनमाड़ था और दूसरा कोल्हापुर था। मनमाड़ और कोल्हापुर, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब जैसे इसमें पुणे भी है, सिरपुर भी है, तो इसको बाद में याद रखिएगा। मनमाड़ को पहले याद रखिएगा, है ना, और उसके बाद कोल्हापुर को याद रखेंगे। कोल्हापुर ये किस में है? एनसीईआरटी में है, तो याद करना आपके लिए ज्यादा प्रासंगिक रहेगा। सबसे पहला काम दोनों को याद रखिएगा, और उसके बाद मन करेगा तो अहमदनगर का याद रखिएगा। मतलब इसके बाद, मनमाड़ और कोल्हापुर के बाद पुणे कर लीजिएगा। आगे बढ़ें। अब देखिए ना, इसमें आपको 100 नहीं लग रहा है, संख्या 100 याद होगा कभी? 100 कभी याद नहीं होगा। कुछ चीज को छोड़ दीजिए। क्या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का महक रहा है क्या? जल रहा है ना? नहीं महक रहा है? अच्छा खैर, कोई बात नहीं। बाहर में कहीं कुछ जल रहा होगा। खैर, अब आंध्रा का देख लेते हैं। आंध्र का जो तटीय जिला है, खास करके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निजामाबाद में और मेडक में चीनी का उत्पादन होता है। बिहार का देखते हैं। बिहार में देखिए चंपारण, सारण, एकदम जो पुराना चीनी उत्पादन केंद्र है, जो अभी कारखाना बंद है, तो सारण में होता था। कुछ स्मेल ज्यादा आ रहा है। मुजफ्फरपुर में, सिवान में, दरभंगा और गया, ये मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। यही कारण है कि यहाँ पे चीनी उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। क्या आया था ना? तो यही तो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सवाल बन जाएगा। अब इसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा ना, इसमें आप लोग ये दिमाग लगा लीजिएगा कि जो चल रहा है उसी को याद करें, तो फिर आपका एग्जाम। तो चंपारण इसलिए लिख दिया है कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों रहे। तो सारण हो गया, चंपारण हो गया, तो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दो दो और याद कर लिए, दरभंगा और गया। हालांकि गया में तो नहीं है, गया में है, दोनों है, दोनों है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यहाँ गोपालगंज का नाम नहीं देते, गोपालगंज में भी है ना? क्या? रुक जाइए, उनका आवाज नहीं आ रहा है। सर्वाधिक क्या? तो बिहार सर्वे पढ़ाएंगे तब उसमें जो दिया रहेगा वो बता देंगे। अभी आप लोग केंद्र पढ़ रहे हैं। जब बिहार का सर्वे पढ़ाएंगे ना, एक दिन लेंगे क्लास सर्वे पे, तो उस सर्वे में ना सारा फसल का ही बताएंगे। मकई का उत्पादक राज्य जिला बिहार में कौन सा है, चावल कौन कर रहा है, तो सब एक ही दिन कराएंगे। अभी कराने का वैसे कोई फायदा भी नहीं होगा, एक ही साथ सब फसल का देख लेंगे। तो बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, गया, ये सब क्या है? गन्ना उत्पादक केंद्र है। अब घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है, तो इसको छोड़ मत दीजिएगा बिहार का। ऐसा ना ले कि हम महाराष्ट्र का याद किए हैं, यूपी का याद किए हैं और बिहार छोड़ दिए हैं। बिहार को अभी इनका कहना है कि सवाल आया था ना, तो सवाल इसमें यही होगा, कहाँ पे होता है, यही था ना, तो बस। तो आप लोग का तो और आसान है। अब पंजाब का सापेक्षिक महत्व कम हो गया है,
गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला, अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र हैं। तो पंजाब में कौन कौन सा जगह है? गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर, ये अब भी चीनी का मुख्य। ये क्यों नाम आपको याद रहना चाहिए? अगर गंगा दोआब पेटी पश्चिमी यूपी कर रहे हैं तो पश्चिमी यूपी में पंजाब, अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो लगभग वही है। तो पंजाब में भी चीनी का उत्पादन होता है। हरियाणा में चीनी मिलें यमुनानगर में है, रोहतक में है, हिसार में और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। यानी कि अगर आप वो पूरा का पूरा दोआब वाला क्षेत्र देखिएगा तो ये सब आ जाएगा, तीनों यूपी का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब और हरियाणा, इन सभी राज्यों में चीनी का उत्पादन होता है। चीनी मिलें हैं यहाँ पे, शुगर इंडस्ट्री का यहाँ पे विकास किया गया है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। ये क्या है? नया है। ये एक अलग प्रकार का सवाल यहाँ तैयार हो सकता है। यहाँ चीनी मिलें कहाँ पे है? सूरत में है, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड़ और भावनगर जिलों में स्थित है। अब देखिए, बिना चीनी का तो कोई मिठाई बनेगा ही नहीं, और मिठाई का डिमांड बढ़ गया है, मिठाई का डिमांड बढ़ गया है। अब आप बताइए, जैसे गुजरात है, अब यहाँ पे चीनी का बजाय महाराष्ट्र से मंगाए और थोड़ा महंगा हो जाए, 2-4 रुपये किलो भी महंगा होगा ना, तो क्या है कि गुजरात में ही लगा दिया गया है। तो चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है और मिल लगा दिया गया है। आजकल बिना मीठा का कुछ हो भी तो नहीं रहा है। जैसे हर चीज में तो मीठा है ही, या तो मीठा है नहीं तो नमकीन है। जैसे विदेश से जो लोग आते हैं तो आप देखिएगा कहीं पे भी, आगरा में, बनारस में, तो वो लोग नींबू पानी पीते हैं। और बिहार, यूपी से कहीं देखिएगा तो जो लोग मिठाई खाते हैं ना तो बोलेंगे कि चाशनी और दे दीजिए। और हम देखें बनारस में लौंगलता खाते हुए, तो लौंगलता एक तो चीनी के चाशनी में दिया और ऊपर से चाशनी मांग भी रहा है और चाशनी डाल दीजिए, उसको सीरा कहता है कि सीरा और डाल दीजिए, है ना। तो डिमांड क्यों ज़्यादा नहीं होगा? क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है तो डिमांड होगा ही। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर क्या है, मांग करता है, तो जब मांग करेगा तो प्रोडक्शन होगा ही, है ना। तो गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है और चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड़ और भावनगर जिलों में केंद्रित है। अब आते हैं सीमेंट। सीमेंट में इतना हेडक नहीं है, सीमेंट आसान है। सीमेंट का यूज आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादातर घर में होगा, कारखाना में होगा, पुल में होगा, इन सब में होगा। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होगा, चाहे घर हो, कारखाना हो, पुल हो, सड़क हो, हवाई अड्डा हो। इसके कारण क्या है कि भारत में सीमेंट उद्योग का डेवलपमेंट हो गया और इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, ये भारी होता है, ठोस होता है, सिलिका की आवश्यकता है, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो सीमेंट इंडस्ट्री देखिए कहाँ पे है। सीमेंट, अब जैसे हम कह दें तो पूरा का पूरा जो विंध्य रेंज हो जाएगा ना, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा यूपी हो गया, तो इन्हीं विंध्य रेंज में सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण है। कुछ गुजरात का भी हिस्सा हो जाएगा। तो इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहां से खाड़ी, मतलब यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और सीमेंट उद्योग का जो केंद्र है वो मुख्यतः अगर देखें, बहुत अच्छा है कि इसमें ज्यादा जिक्र नहीं किया है। हालांकि हम इसके बाद आज शाम या कल तक जब हम कुछ नोट्स देंगे आप लोगों को ना, तो सीमेंट उद्योग का देश में कहाँ कहाँ कारखाना है वो बताना पड़ेगा हमको, खास करके बिहार वाला है ना, ये सब बताना पड़ेगा। नहीं, केंद्र नहीं दिया है, एनसीईआरटी में केंद्र नहीं दिया है। कहाँ नीचे में है? तो राज्य है ना, तब ये काम हमको करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद जाइएगा। बहुत कम है, बहुत कम है। जाना है, सबको जाना है तो इसको रीड कर लीजिएगा। 10 मिनट और पढ़ाते तो दोनों हो जाता है। केवल आप लोग राज्य याद कीजिए, केंद्र का प्रिंटेड नोट्स में हम बता देंगे। तो राज्य कैसे याद करना है? राज्य आपको विंध्य क्षेत्र को याद कर लेना है, गुजरात से लेकर के बिहार तक। मतलब गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा और बिहार आ जाएगा। इन राज्यों में क्या है, क्या है, सीमेंट का। इन राज्यों में सीमेंट उद्योग का विकास हो गया है। अब यहाँ के प्रमुख जो कारखाने हैं तमिलनाडु में भी दिखाई देगा, यानी कि वहां पे जहां पे चूना पत्थर उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है।
इन सभी राज्यों में सीमेंट उद्योग का विकास भारत में हो गया है। क्योंकि भारी है ना, तो बिहार से तमिलनाडु सीमेंट जाएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो वहां पे भी, क्योंकि पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट पर्वत में चूना पत्थर चट्टान होता है, चूना पत्थर पूर्वी घाट में है। तो सीमेंट इंडस्ट्री तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण जो बेल्ट है वो बिहार से मध्य प्रदेश तक, बिहार से मध्य प्रदेश नहीं, इसको आप लोग याद रखिएगा, गुजरात से लेकर के बिहार तक। सीमेंट का जो मेन बेल्ट है गुजरात से लेकर के बिहार तक, बिहार तक जितना भी विंध्य पर्वत का रेंज है वो पूरा का पूरा जो रेंज है भारत में सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग का केंद्र है। इस उद्योग के लिए कच्चा पदार्थ मिलता है विंध्य की पहाड़ी, मतलब एक ही है, विंध्य है, कैमूर है, राजमहल है, चाहे भारनेर है, वो सब का सब सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की उपलब्धता कराता है। इसी में से डोलोमाइट मिल जाएगा, है ना। अब इसका केंद्र जो है हम बाद में आपको दे देंगे। सीमेंट का जितना भी केंद्र है वो अलग से तैयार करके, खास करके बिहार का और उसके बाद झारखंड का दे देते हैं, है ना, ये सब दे देंगे। कागज का देखिए, कागज बहुत सिंपल है, कुछ हिस्सा कागज का देख लीजिए। भारत में कागज का पहला कारखाना 1832 में श्रीरामपुर में लगाया गया था। अब आप लोग गौर कीजिएगा, जितना भी भारत में पहला कारखाना है सब आसपास में ही दिख रहा है। कल आप लोग क्या देखे थे, कल आप लोग देखें कि भारत में सबसे पहले 1830 में कहां पे लगाने का प्रयास किया गया था, वेस्ट बंगाल, कहां पे लोहा इस्पात का लगाने का प्रयास किया गया था, पोर्टोनोवा में था, ठीक है। और अभी आप लोग क्या देखे थे, किसमें, वस्त्र उद्योग में 1818, कहां पे, फोर्ट ग्लास्टर में ना, फोर्ट ग्लास्टर। और इसके बाद अभी क्या देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं आसपास में, तो वही 30, 18, 32 के आसपास में दिख रहा है आप लोगों को, भारत में जो फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया गया। तो भारत में पहली बार देखिए कागज लगाया गया था 1832 में, श्रीरामपुर में पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, किंतु अधिक समय तक संचालित नहीं हुआ। 1870 में एक नया प्रयत्न किया गया और कोलकाता के निकट बालीगंज में कागज का कारखाना, बालीगंज का नाम एनसीईआरटी में दिया है, बालीगंज का नाम दिया है, कारखाना स्थापित किया गया है। अब कागज बनेगा कैसे, तो बांस का लुगदी तैयार कर दें, सबाई घास, तो इन सब कागज का पल्प हो गया, पल्प का मतलब जो छिलका नहीं होता है, तो पल्प मुख्य कच्चा पदार्थ हो गया। व्यर्थ कागज, जैसे हम लोग रद्दी कागज नहीं बेच देते हैं, अखबार बेच दिए, तो ये सब व्यर्थ कागज हो गए। तो इन सबसे क्या है, कागज का नया निर्माण हो जाता है, जितना भी पुराना कागज रहेगा उसको गला करके नया कागज बन जाता है। तो भारत में याद रखिएगा 1832 में पहली बार कागज इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया गया था, 1870 में नया लगाया गया था। और उसके बाद कागज का जो कुछ केंद्र है, जैसे पश्चिम बंगाल में देखें तो बांस पर आधारित है, और इसके अलावे असम में भी कागज उद्योग है, उड़ीसा है, बिहार से बांस की प्राप्ति होती है, बांस की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल में टीटानगर, काकीनाडा, नेहाती, कोलकाता और बारानेर, बारानागोर, ये सब मुख्य केंद्र हैं। तो टीटानगर वाला पूछा गया है, टीटानगर, नेपानगर, ये सब पूछा गया है। तो टीटानगर किस राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल में है। और कागज के लिए, अच्छा आप लोग इतना उद्योग पढ़ लिए हैं, अब आप लोग बताइए कि इसमें टीटानगर में डिफरेंस दिख रहा है ना, कि टीटानगर में आयरन इंडस्ट्री नहीं है, सीमेंट नहीं है, वस्त्र है क्या, बस इसी पे आपका आंसर सही हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट आ गया ना, इतना किसी को देखिए याद नहीं होता है, आप लोग इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि हम पढ़ाते तो हमको याद नहीं, ये सब आपको ना एक्सपीरियंस के आधार पे वहाँ पे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कभी याद करने बैठिएगा तो 2 दिन में भूल जाइएगा, हो सकता है किसी दिन याद भी हो जाए। तो इसको ना समझ पे, अब जैसे टीटानगर है तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि यहाँ पे आयरन ओर है, ये नहीं है, यहाँ पे सीमेंट नहीं है, कागज का आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक वैसे ही काकीनाडा, नारा है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में भी है, तो काकीनाडा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, जो कागज के लिए है। अब नेहाती वगैरह आप छोड़ सकते हैं, बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। बारानागोर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में सरपुर और राजमुंद्री, इसके बाद महाराष्ट्र में बिखरोली, कल्याण, गोरेगांव अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। एमपी का याद रखिएगा, एमपी में इंदौर, भोपाल, सीहोर और शहडोल कागज का मुख्य केंद्र है। एमपी का चारों याद कर लीजिएगा। और एक नेपा नगर है जहां पे
कागज उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल लिमिटेड नेपा नगर में स्थित है। ये नेपा नगर कई बार सवाल में पूछा गया है, और कागज उद्योग पे एकमात्र सवाल आपको ये दिखाई देगा। एक और टीटानगर का दिखाई देगा, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा कि पूछा गया कि नहीं, लेकिन नेपा नगर ये पूछा गया है। और नेपा नगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावे इंदौर, भोपाल, सीहोर और शहडोल, ये चारों आप लोग याद रख लीजिएगा। यही तो इतना था एनसीईआरटी में इंडस्ट्री का। ये अभी और भी है, जैसे ऊनी वस्त्र का है, जूट का है, तो उसको इत्मीनान से किसी और दिन पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप बताइए कोल्हापुर में कौन सा इंडस्ट्री है? चीनी का ना, कोल्हापुर में चीनी का है। और हरदोई में, बहराइच में, ये सब चीनी ही है। वो आप लोग ऑप्शन के आधार पर क्लिक कर ले। कल आपकी जो क्लास है वो साइंस की चलेगी। इसके बाद हम क्या पढ़ाएं आप लोगों को? फिजिकल स्टार्ट करें या इसी में उद्योग और आगे बढ़ाएं? हैं? ठीक है, क्वेश्चन ना छूटना चाहिए आप लोगों का। हाँ, यही बात है, इसीलिए तो कल से साइंस का क्लास लगवा रहे हैं। 2-3 ही आएगा। कल सर आके बताएंगे आप लोगों को क्या क्या कुछ पढ़ना है। पढ़ना क्या चाहते हैं? इतिहास है? अच्छा ठीक है। मैथ पढ़ना जा रही हैं? अच्छा ठीक है। बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आप लोग जो है सूचना सन्नी से हम तक पहुंचवा दीजिएगा। सन्नी यहाँ है ना, तो सन्नी को बोल दीजिएगा, वो सूचना हम तक आ जाएगा।